दूसरों में कमी निकालना बहुत आसान है। कविता खाना खाने के लिए मनीष को बुलाने आई तो देखा वह फोन से किसी से बातें कर रहे हैं। वापस आकर वह सलाद काटने लगी। खाना खाते हुए मनीष ने उसे बताया कि भावना दीदी का फोन था। इस बार बच्चों की छुट्टियों में दीदी हमारे पास जयपुर आएंगी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो दीदी से ज़्यादा मिली भी नहीं हूँ। उस वक्त तो मेरे स्कूल की भी छुट्टियाँ होंगी। हम सब मिलकर खूब मज़े करेंगे। कविता ने खुश होकर कहा। भावना दीदी मनीष की बड़ी बहन थी, उससे छोटी महिमा दीदी। मनीष दोनों बहनों से छोटा था। कविता और उसकी शादी को अभी 1.5 साल ही हुए थे। मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कविता एक स्कूल में पढ़ाती थी। मनीष की बातों से लगता था कि उसे दीदी से बहुत ज़्यादा लगाव है। वह अक्सर कविता को दीदी के घर उनकी आदतें, पसंद नापसंद के बारे में बताता रहता था। जब वह हॉस्टल में रहकर पढ़ता था तो छुट्टियों में गांव ना जाकर दीदी के पास चला जाता था। जब से जॉब लगी थी ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता था, पर फोन से अक्सर बातें होती रहती थी। दीदी के आने से कुछ दिन पहले ही कविता ने तैयारियां शुरू कर दी थी। उसका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, एसी भी एक ही रूम में लगा था। उसने अपना बेडरूम दीदी और उनके बच्चों के लिए खाली कर दिया। मनीष से पूछकर बच्चों के पसंद की खाने पीने की चीजें भी घर में लाकर रख ली। दीदी की ट्रेन सुबह 11 बजे आने वाली थी। मनीष उनको लेने स्टेशन चले गए। दीदी की दोनों बेटियां, नव्या जिसने अभी 10वीं की परीक्षा दी थी और भव्या जो उससे 2 साल छोटी थी, आते ही पूरे घर में घूमने लगी। वाह मामी, घर तो आपने बहुत सुंदर सजाया है। यह पेंटिंग आपने बनाई है, बहुत सुंदर है। यह गिटार भी आप बजाती हो, प्लीज़ मुझे भी सिखा देना। अरे भाई, तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी है, मैं तो पहले नहाऊंगी। कविता जब तक चाय लेकर आई, दीदी बाथरूम में नहाने घुस गई। कविता ने दोबारा चाय बनाकर ले आई तो दीदी बोली, अरे इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा, मैं तो सीधा खाना ही खाऊंगी। बच्चों ने आराम से जूस भी पिया लिया, सैंडविच भी खा लिए। दोपहर में खाना देखकर दीदी बोली, अरे यह पीली दाल तो बच्चे खाएंगे नहीं। भिंडी देखकर तो इन दोनों का मुंह बन जाता है। पर दोनों बच्चों ने अच्छे से खाना खा लिया। अगले दिन सुबह नाश्ते में पोहा और हलवा देखते ही दीदी शुरू हो गई, अरे पोहे में इतनी ज़्यादा हल्दी देखकर तो सरसों के फूल वाली फीलिंग आ रही है। और हलवे का कलर तुमने कितना ज़्यादा डार्क कर लिया है। बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। भव्या को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद आया और नव्या 2 कटोरी हलवा खाकर बोली, मामी आपने इसमें क्या डाला है, कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा है। कविता ने उसे हंसते हुए बताया, मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद है। सच में मामी बहुत टेस्टी बना है, नव्या बोली। अगले दिन संडे को मनीष की भी छुट्टी थी। सब लोग सुबह नाश्ता करके घूमने निकल गए। दिन भर शहर की कई दर्शनीय चीजें देखी। लौटते लौटते रात हो गई। मनीष ने बोला, अब खाना खाकर ही चलते हैं। बच्चे भी खुश हो गए। दीदी ने साफ इनकार कर दिया, इतनी गर्मी में बाहर का खाना खाकर क्या बीमार होना है। नव्या ने कविता की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा इतनी गर्मी में खाना कौन बनाएगा, यही खा लेते हैं। खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है, सब मिलजुल कर बना लेंगे। दीदी के आगे किसी की नहीं चली। सब घर पर वापस आकर एसी चलाकर बैठ गए। कविता किचन में खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद नव्या उसके पास आकर बोली, चलो मामी मैं आपकी कुछ हेल्प करवा देती हूँ। पानी पीने किचन में आई दीदी नव्या से बोली, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो, अंदर चलो, मामी को तो आदत है।
वह बना लेंगी। सुनकर उसे बुरा तो लगा, फिर भी वह हंसते हुए प्यार से बोली, बेटा आप अंदर जाओ, जब खाना बन जाएगा मैं आवाज़ लगा दूंगी, तुम फटाफट टेबल लगा देना। शहर की बाकी जगह घूमने के लिए मनीष ने अगले दिन आधे दिन की छुट्टी ली थी। कविता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वह घर पर ही रुक गई। उसने मनीष से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं फिर किसी दिन चलूंगी। आप लोग जाओ, मैं खाना बना कर रखूंगी। लौटते समय दीदी और बच्चों की पसंद की सब्जियां लेते आना। सिर में तेज दर्द हो रहा था। दवाई लेकर जब कुछ आराम हुआ तब वह खाना बना पाई। सबके धुले हुए कपड़े तय कर रखे, कमरे की चादर बदली, पूरा घर सेट किया। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तब तक सब लोग आ गए। मामी, सच में आज आपके बिना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? नव्या ने बड़े प्यार से पूछा। उसके इतने प्यार से पूछने पर उसे बहुत अच्छा लगा। वह बोली, कुछ नहीं, थोड़ा सा सिर दर्द था, आराम कर लिया, अब ठीक हूँ। नव्या ने खाना टेबल पर लगाकर रख दिया। कविता फुल्की सेकने लगी। पनीर देखते ही दीदी बोली, अरे पनीर में शिमला मिर्च क्यों डाल दी? भव्या तो शिमला मिर्च खाती ही नहीं। मनीष उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुम बच्चों की पसंद पूछकर खाना क्यों नहीं बनाती हो? कविता चुप रही। मामी, इसमें तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ रहा है, भव्या कढ़ाई पनीर खाते हुए बोली। खाना खाने के बाद वह सबको आइसक्रीम देने जा ही रही थी कि उसे भव्या की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह दीदी से कह रही थी, मम्मा आपको मामी से क्या प्रॉब्लम है? वह इतना अच्छा खाना बनाती हैं और आप रोज़ उनमें कमियां निकालती रहती हो। आपको याद भी है आपने आखिरी बार खाना कब बनाया था? हमारे घर में तो कमला खाना बनाती है, सारी सब्जियों का टेस्ट एक जैसा आता है, पुलाव और खिचड़ी में कोई अंतर ही नहीं होता है। कविता सबको आइसक्रीम देकर बाहर आ गई। ज़्यादातर चुप रहने वाली भव्या की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर वह हैरान रह गई। सब्जियां फ्रिज में रखने चली तो ढेर सारे करेले देखकर चौंक गई। उसने मनीष से पूछा, इतने सारे करेले क्यों लेकर आए हो? अरे दीदी को करेले बहुत पसंद है, इसीलिए ले आया। अगले दिन सुबह करेलों की टोकरी और चाकू दीदी को देकर वह बोली, दीदी मनीष कह रहे थे आप करेले बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं नाश्ते के लिए छोले भटूरे बना रही हूँ, करेले आप बना लेना, मैं भी आपसे सीख लूँगी। दीदी को हक्का बक्का छोड़ वह किचन में आ गई। नव्या ने करेले छिले, भव्या ने प्याज, तब जाकर करेले बने। पसीने से लथपथ दीदी उसे कुछ देर बाद गैस बंद करने को बोल जल्दी से बेडरूम में आ गई। गोल गोल कटे हुए करेले की सूखी सब्जी देखकर मनीष बोले, मैंने तुमसे कहा था दीदी को भरवा करेले पसंद है। अगर बनाने नहीं आते तो दीदी से पूछ लेती, सारी सब्जी का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? भव्या ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मामा यह मम्मी ने ही बनाया है, आपको पता नहीं किचन में कितनी गर्मी लगती है। मम्मी का सिर दर्द हो गया है। हाँ, अच्छे तो बने हैं, तुम लोग भी खाओ। मनीष को जैसे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे और बेचारा करेला भी सोच रहा था कि किस शेफ के पल्ले पड़ गया। अगले दिन कविता ने वो सारे करेले उठाकर काम वाली को दिए, किसी ने भी नहीं खाए। उस दिन के बाद जितने दिन भी दीदी रहीं, जो भी खाना बना उन्होंने बिना कोई कमी निकाले आराम से खा लिया। दोस्तों, दूसरों में कमी निकालना बहुत आसान होता है, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। अगर सामने वाला चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह
उसके मुंह में जुबान नहीं है या वह कमजोर है, बल्कि चुप इसलिए है कि वह बड़ों की इज्जत करना जानता है। किसी को इतना ज्यादा मजबूर भी नहीं करना चाहिए कि उसके सब्र का बांध टूट जाए। बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें बोझ बना दिया जाता है। अकेली रहते रहते राधा को अब काफी हद तक एकांत में रहने की आदत सी हो गई थी। रजत जी, अरे अपनी राधा के पति सुबह 10 बजे तक अपनी दुकान निकल जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे तक आते हैं। शांति प्रिय, खुश मिजाज शख्सियत के मालिक हैं। कम बोलना, अखबार पढ़ना, मैच देखना उनकी विशेष रुचि है। साल में 1 या 2 बार सपरिवार पर्यटन उनकी जीवन शैली में शामिल है। वहीं राधा एक कुशल गृहिणी, जिसने अपना घर सुव्यवस्थित तरीके से सजा संवार कर इतना करीने से रखा था कि किसी भी चीज की जरूरत पड़े पर उसे अंधेरे में भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आया गया उसका वाक पटुता और कार्यकुशलता की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। एक प्यारी सी बिटिया जिसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया, वह आज मोटिवेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। जब से बिटिया की नौकरी लगी, तब से अपनों में छिपे पराये सामने आने लगे। हर एक को बस यही दिखने लगा कितना ज्यादा इतनी सी उम्र में कमाती है। लोगों की आंख और अपनों की जलन आप लोग समझ ही सकते हैं क्या रंग लाती है। किसी को भी मेहनत दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो बस तरक्की। राधा को पता ही नहीं चला, जिन्हें वह अपना समझ रही है वह सब मिलकर उसकी ही जड़ खोदने में लगे हैं। बिटिया की शादी की धूमधाम और रौनक देख सभी अपनों के कलेजे पर सांप लौट गए। ईश्वर की अनुकंपा से बिटिया आज अपने घर में खुशहाल जिंदगी जी रही है। जब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक घर वालों से खुशियां देखी नहीं गई। जेठ जेठानी ने धंधली कर घर अपने नाम करा लिया, कुछ दिनों का मोहलत दे दी। आज राजा और रजत जी एक कमरे में जीवन यापन कर रहे हैं, नए घर की तलाश में लगे हुए हैं। गर्मी की छुट्टियों में मेहमानों का आना तो वाजिब है, पर पिछले 32 सालों से खुले में रह गई राधा को थोड़ी असुविधा तो हो ही रही थी। उलझने सुलझ नहीं रही उस पर। लोगों का ज्ञान जाने दो, तुम लोग 2 ही लोग हो तो आज भी नया घर बनाने के लिए जमीन देखने दोनों लोग गए, पर बात तो बनी नहीं। आपस में कुछ खटपट हो गई। तब तक राधा के कानों में आवाज रह गई, रहना हो तो रहो, वरना तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। वो शांत हो गई और उसके कान में किसी अपने के कहे शब्द गूंज गए, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें तो हर हाल में यहीं रहना है। जीवन के 53वें वसंत में आकर भी वो खुद को मजबूर और बोझ समझने लगी, जबकि वह उसे संयुक्त परिवार की घूरी थी, जिसमें जेठानी और दो कुंवारी नंदों के होने के बावजूद उसके सास मायके जल्दी नहीं जाने देती थी। तुम चली जाओगी तो घर कैसे चलेगा। उस वक्त उसे बड़ा गर्व महसूस होता था। दोनों नंदों के ब्याह में जी तोड़ मेहनत करी थी उसने। घर परिवार बनाए रखने के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। पिछले 32 साल से सबको अपना समझने वाली का कोई अपना नहीं, बल्कि वह सभी पर बोझ बन गई थी। काश इतना समय और मेहनत किसी सरकारी नौकरी को दिया होता तो आज यह स्थिति ना होती। सोचने पर मजबूर हो गई बेचारी राधा। आज से 30-35 साल पहले जिन लड़कियों की हथेली का छाला बनकर पाला गया, उसमें से अधिकांश की शायद यही स्थिति। काश
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।